दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच की ये अदावत कोई नई तो नहीं है। जब भी दोनों आमने सामने आते हैं, प्रदेश का सियासी माहौल गर्मा जाता है। लेकिन इस बार तो एक दूसरे पर हमले काफी तीखे हैं। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने 2020 में हुए सत्ता परिवर्तन का जिक्र करते हुए सिंधिया को घिरा। जाहिर है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी और तीखी हो चली है। 2018 में भी कहा था सरकार हमारी बनेगी, बनी। 15 महीने में हमारे कुछ बड़े बड़े धनाढ्य विधायक और कमाई में लग गए, करोड़ रुपए लेके बिक गए। करोड़ के ऑफर आए थे, इन्होंने मना कर दिया। और मैं इसीलिए कहता हूं, अकाल दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। अब दिग्विजय सिंह सिंधिया पर निशाना साधें और सिंधिया का जवाब ना आए, भला ये भी कैसे हो सकता है। सिंधिया ने भी ट्वीट करते हुए पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि दिग्विजय जैसे मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा ना हो। इतना ही नहीं, बीजेपी भी दिग्विजय सिंह के बयान के बाद उन पर हमलावर है। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब तक सिंधिया जी आपके साथ थे तब अच्छे थे। अब आपसे उनके विचार नहीं मिले और उन मध्य प्रदेश का विकास करना है। देश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विकास कर रही है, वो विकास के साथ आएँ, इस विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ़ हो रही है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। आप याद रखिए कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े संयम के साथ काम करते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए दिग्विजय सिंह जी। अपने कुनबे को झांक करके देखिए। दिग्विजय सिंह और सिंधिया के बीच ये सियासी टशन महज बयानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक दूसरे के गढ़ों में भी सेंध लगाने का खेल चल रहा है। कुछ दिन पहले ही अशोकनगर के बीजेपी नेता यादवेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस का दामन थामा था, तो सिंधिया ने भी दिग्विजय सिंह के गढ़ में सेंध लगाते हुए हीरेंद्र सिंह उर्फ बंटी बना को बीजेपी में शामिल करवाया था। कुल मिलाकर सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच की ये सियासी जंग चुनाव तक यूं ही चलने वाली है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, सिंधिया और दिग्विजय सिंह के तीखे बयानों की वजह पुरानी अदावत है। सवाल नंबर 2, क्या सिंधिया और दिग्विजय के बीच की सियासी जंग और तेज होगी। सवाल नंबर 3, क्या सिंधिया कांग्रेस के लिए पंचिंग बैग बनने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है राजा वर्सेस महाराजा। स्कूल के दिनों में जब हम पढ़ते थे तो हिंदी प्रिय विषय होता, हिंदी भाषी राज्य, हिंदी भाषी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक निबंध, जहाँ तक मुझे ध्यान है, अगर गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, एंकर लोगों की बातों पे कितना भरोसा किया जाना चाहिए कि मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो शुक्ल जी का वो निबंध हम पढ़ते थे, जिसमें जो मूल मंत्र था वो ये था कि बैर जो है, बैर यानी कि जो प्रतिद्वंदिता होने के बाद, विवाद होने के बाद आप मन में रख लेते हैं एक भाव, यार इनको मैं क्षमा नहीं करूँगा, दैट इज़ बैर। तो शुक्ल जी कहते थे कि बैर जो है वो क्रोध का मुरब्बा है। थोड़ा समझा दूं इसको मैं। मुरब्बा जितना पुराना होता है उतना लजीज होता है, उतना स्वादिष्ट होता है। इसीलिए शुक्ल जी ने बड़े रणनीतिक ढंग से अपने निबंध में कहा कि जिस तरह जितनी पुरानी दुश्मनी हो जाती है, प्रतिद्वंदिता हो जाती है, उतनी तीखी होती चली जाती है, धारदार होती चली जाती है। और मुरब्बे की तरह उसको आप कहीं डब्बे में बंद करके, मन के डब्बे में अपने भीतर रख के आप उसको स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करते रहते हैं। स्वादिष्ट से यहाँ तो क्या आशय होगा साहब, दुश्मनी का सफ़र 1 कदम 2 कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। लेकिन राजनीति में नहीं थकता साहब आदमी, यहाँ तो वार प्रतिवार। और बात अगर राजा दिग्विजय सिंह जी की हो और महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की हो तो इसकी नींव तो कांग्रेस के ज़माने से पड़ी है। लेकिन क्या करें, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। ये राजनीति की बड़ी तकलीफदेह डगर होती है। कई बार आपको, हमारे लिए भी मुश्किल होती है, ऑफिस में या घर में भी। बड़ा भाई छोटे भाई को माफ़ कीजिएगा,
अब ज़माना बदल गया है। आप पसंद ना करते हो मन में, लेकिन सामने तो आएंगे तो मुस्कुराना भी पड़ता है। दोस्त कई एक दूसरे को पसंद नहीं करते लेकिन मुस्कुराते हैं, तो मुस्कुराने की परंपरा तो रही। लेकिन अब जिस तरह का वार प्रतिवार हुआ है वो ये बता रहा है कि बैर क्रोध का मुरब्बा है। कितने वर्षों से संचित है दोनों ही नेताओं के मन में ये क्रोध, जो अब बैर बन चुका है। और अब तो महाकाल से प्रार्थना की जा रही है। थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि शिव जी भोले भाले हैं, तपस्या में लीन है। पार्वती जी से पूछ रहे होंगे कि हे पार्वती, ये मध्य प्रदेश से हमें दो नेता ललकार रहे हैं, ललकार नहीं रहे, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे महाकाल फला नेता जन्म न ले। दूसरा कह रहा है कि हे महाकाल ये तो बंटा ढार हैं। तो नाना प्रकार की बातें हैं। चलिए आते हैं मुद्दे की तरफ। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। बड़े संजीदा राजनेता हैं, मेरे प्रिय राजनेता हैं आलोक संजर जी। पूर्व सांसद हैं लेकिन राजनीति में हमेशा वो वर्तमान हैं और रहेंगे। बहुत स्वागत करता हूँ आलोक जी आपका। राजेंद्र मिश्र जी हैं हमारे साथ, पूर्व कांग्रेस के मंत्री भी रहे हैं और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। बहुत ही उनसे बात करना यानी अदब की राजनीति और सौहार्द की राजनीति के उस दौर से मिलने जैसा है जो 80 के दशक तक तो भरपूर देखा गया। 90 के दशक में पता नहीं क्या हुआ सर, हमने उदारीकरण का दरवाज़ा क्या खोला, बहुत सारी हवाएं चली आई ऐसा लगता है। मनोज सैनी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं। मनोज, हमने थोड़ी दार्शनिक व्याख्या भी कर दी, लेकिन बहरहाल आप किस तरह देखते हैं राजा और महाराजा की तकरार को? देखिए, अदावत तो पुरानी है दोनों की, और बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्विजय सिंह की नहीं, माधवराव सिंधिया और दिग्विजय सिंह को भी हम याद करेंगे तो अदावत वहाँ भी दिखाई देती थी। लेकिन ये अदावत शरद जी बहुत अलग है। मैंने भी, शायद आपने भी पहली बार ही देखा होगा कि इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल हुआ हो। अभी तक होता ये था कि दोनों एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे, हाँ, कटाक्ष, एक दूसरे पर निशाना, लेकिन बिना नाम लिए होते थे। राजा महाराजा तक की बात चली जाती थी। लेकिन ये बता रहा है कि 2023 की तकरार में कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत है दिग्विजय सिंह जी को भी, और वो समझ रहे हैं। उसमें उनका दर्द भी है क्योंकि उनके पास से वो गए हैं। दूसरा, यदि रहते तो क्या वास्तव में गड़बड़ हो जाता कांग्रेस के भीतर, ये भी चिंता है। आप देखिए, बहुत कुछ छिपी बातें, उनका कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि 2023 की तरफ इशारा कर रहा है। और आज उन्होंने बात ही बात में बहुत बड़ी बात कहकर ये बता दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 2023 के चुनाव को लेकर जितना भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, और ये चिंता का बाण आता है कि कहीं दूसरा कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में ना हो, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी कांग्रेस। और निश्चित रूप से उन्होंने इसी तरफ इशारा किया होगा। लेकिन पुराना दर्द आज सामने आ ही गया। अब ये आगे चलकर और कैसा दिखाई देगा, कमलनाथ जी की तरफ से इसमें क्या बयान आते हैं, लेकिन तकरार बड़ी जोरदार होने वाली शरद जी। लेकिन क्या मनोज, आपको इसमें ये नहीं लगता कि ऐसा किसी एक व्यक्ति को आरोपित कर देना, बहुत सारी, मैं आऊँगा दूसरे राउंड में तब आपसे समझूंगा इस बात को, कि कई बार हम जड़ की तरफ ना जाकर पत्ते और तने में उलझ कर रह जाते हैं और इसीलिए वो एक आवश्यक सुधार नहीं कर पाते हैं। कह देते हैं शरद जी जिम्मेदार हैं इसके लिए, जब तक ये एडिटर की कुर्सी पर बैठे हैं सब गड़बड़ इनके सर है। बरा आलोक जी संजीदा राजनेता हैं, कभी तीखी कटु भाषा का प्रयोग नहीं किया, तो आपके लिए तो ये भाषा ही बड़ी निर्मम और जिसमें महाकाल को भी शामिल कर लिया गया है प्रार्थना की शैली में। बहरहाल यहाँ राजनीतिक वार तकरार है, इसलिए आप खुलकर बोल भी सकते हैं। किस तरह देखते हैं आप जिस तरह से दोनों नेताओं के बीच में ये शब्दों की मिसाइल छूटी है एक दूसरे पर? जी, आपकी टिप्पणी। वास्तव में शरद जी, आज जब बहस की शुरुआत हो रही थी तो शरद का चांद तो आपने ही निकाल दिया। अरे प्रणाम कर रहा हूँ आपको। कितनी अच्छी बात कही आपने। लेकिन वास्तव में देखिए, ज्योत को संभाल के रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्योत में पूजा का भाव होना चाहिए। लेकिन आपने ज्योत को संभाल के नहीं लिखा, और हम तो ज्योत को हमारे पास आ गई तो हम तो ज्योत से ज्योत जलाने लग गए और प्रेम की गंगा बहाने लग गए। लेकिन बाबा महाकाल के मंदिर में बाबा मन की बात बाहर निकाल देते हैं, तो हाथ दो तरह से जोड़े जाते हैं, एक भय से और दूसरे भाव से। तो मेरे को लगता है कि आज भय से हाथ जोड़े गए और कहा कि हे प्रभु, ज्योतिरादित्य अब दोबारा हमारी कांग्रेस में पैदा ना हो। तो वास्तव में डर इस बात का है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जी, क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य में हम देखते हैं कि पुत्र मोह जो है ना बहुत दुखद देता है। तो ज्योतिरादित्य सिंह जी वहाँ थे तो निश्चित रूप से पुत्र मोह जो था वो संकट में डाल रहा था। उनके जाने के बाद उन्होंने सांस ली और कहा कि अब दोबारा नहीं आ जाए यहाँ पे, क्योंकि यदि वो आ गए तो फिर पुत्र को दिक्कत हो जाएगी। तो ये मोह बहुत खराब चीज़ है।
ये मोह को उल्टा करे तो होम करा देता है। तो आज वही चीज़ मन की बात बाहर निकल कर आ गई और बाबा ने मन की बात बाहर निकलवा दी। वाकई बाबा मुस्कुराए होंगे और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम इस ज्योत को ना संभाल पाए तो कोई बात नहीं, हम ये जिसके पास भेजी वो उसको संभाल के रखे हुए हैं। तो आज देख लिया, आज देश का जो है, प्रदेश का वातावरण जो है अब सुखद होता चला जा रहा है। और कांग्रेस जो अच्छी खासी सरकार में चल रही थी, अपने ही नेता, मैं कहते हैं ना, अपनी नज़र अपनों पे रखनी चाहिए, लेकिन अपनी ही नज़र अपने लोगों पर ना रखी तो दूसरे की नज़रों में आ गए और दूसरों ने उसको अपने आँख का काजल बना लिया तो आँख सुंदर दिखाई देने लग गई। तो अब परेशानी कांग्रेस को इसी बात की है। और इसलिए इस तरह के अनर्गल प्रलाप, ऐसी भाषा जो वाकई जिसका आपने उल्लेख किया, मुझे लगता है कि अब राजनीति में मध्य प्रदेश में तो मैंने कभी नहीं देखी, लेकिन कहीं ना कहीं अपना व्यक्तिगत स्वार्थ जो है वो उनके सामने आ रहा है। जी, ये भाषा तो निश्चित तौर पर कोई भी सुनेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। बहरहाल राजेंद्र मिश्र जी किस तरह देखते हैं? बड़े सुंदर शब्दों का आलोक जी आपने प्रयोग किया कि भाव और भय अच्छा लगता है जब हिंदी की ये परिष्कृत शैली सामने आती है। राजेंद्र जी भी उसी परंपरा के धनी हैं। जी राजेंद्र जी, आप किस तरह देखते हैं जी पूरे प्रकरण को? शरद जी, आपने प्रारंभ में ही जिस तरीके से शुरुआत किया और रामचंद्र शुक्ल जी का नाम लेकर शुरुआत किया जी, हम सब हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं, तो आपने तो विषय को ही इस तरीके से कर दिया कि अगर अदावत रही भी हो तो भूलना चाहिए। सही बात है। जी, जी आपने जब कहा कि ये कांग्रेस के पुराने जमाने से चल रहा है, जी, कांग्रेस के पुराने जमाने से नहीं चल रही, ये तो कांग्रेस के पहले से भी राघवगढ़ और ग्वालियर का हिसाब किताब आप इतिहास में देख लें तो वो चल रहा है जी, इसमें जी, कोई बड़ी चिंता जैसी विषय नहीं है। जहां तक राजा साहब ने जो बात कही, तो उन्होंने तो महाकाल की नगरी में और क्या करें, वरदान ही तो मांग सकते हैं कि ऐसे लोग न रहे, इस तरीके के लोग ना हमें। तो एक तरीके से उन्होंने, और आदमी वरदान मांगेगा भी किसको, कालों के महाकाल से ही तो मांगेगा। 5-6 महीने चुनाव बचे हैं, तो इस परिस्थिति में इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि जब आदमी कहीं किसी कठिनाई में होता है, किसी तरीके की कोई बड़ी याचना लेकर के जाता है, तो वो परमात्मा से ही तो प्रार्थना करता है। तो मुझे ये लगता है कि बजाय इसको आपसी वैमनस्यता पर या आपसी रिएक्शन और प्रति रिएक्शन पर लिया जाए, उससे बेहतर ये है कि ये समाजवाद कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से एक बनी बनाई सरकार जिस तरीके से सिंधिया जी ने गिराया, वो एक पीड़ा का विषय तो है, और वो गाहे पकाए आज नहीं, इतिहास के न जाने कितनों पन्ने तक जो बात आती रहेगी, और जिन्होंने ये किया उनको भी ये पीड़ा सताती रहेगी। तो इसलिए हम भी और आप भी सब कोई परमात्मा से और भगवान शिव से यही प्रार्थना करें कि आने वाला ये जो 6 महीने का चुनावी दंगल है, इस चुनावी दंगल में कोई ऐसी चीजें निर्मित न हो। ठीक है, आज का विषय निश्चित रूप से हमारे दिग्विजय सिंह जी वर्सेज राजा और महाराजा का, लेकिन दिन प्रतिदिन जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, हम भी ये प्रार्थना भगवान शिव से करेंगे, महाकाल से करेंगे कि ये सब अच्छे तरीके से हो, और जो जनता की मंशा है, क्योंकि होना जाना और करना तो सब जनता को तो उसके हिसाब से अच्छे तरीके से हो, ये प्रार्थना करना चाहता हूँ। आखिरी शब्द आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि जो बात आपने जोड़ा था, मुरब्बा तो दिग्विजय सिंह जी ही हैं, और वो हंसते हंसते किस तरीके से रामचंद्र शुक्ल को चरितार्थ कर देंगे, ये आप देखते रहिएगा। यही देखने का विषय है इस राज्य की जनता के लिए भी और हम सबके लिए। मुरब्बा तो दिग्विजय सिंह जी ही हैं, ये बड़ा लीडिंग स्टेटमेंट है राजेंद्र जी का। मनोज, ईश्वर से प्रार्थना की जाती तो ये भी की जाती कि साहब ख़त्म हो जाए ये दुश्मनी, बैर का भाव समाप्त हो जाए, लेकिन ये तो सब कल्पना की बातें हैं। और अब ये वो दौर है जब ये कहा जाता है कि साहब जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से, और ये कहने वाले दोनों राजनीतिक दलों में नेताओं की कमी नहीं होगी, सलाहकारों की कमी नहीं होगी, अरे साहब जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा है वैसा है, तमाम चीज़ें। लेकिन इसके पीछे की, जैसा राजेंद्र जी ने भी इशारा किया कि राघवगढ़ की और ग्वालियर की ये जो प्रतिद्वंदिता है ये बहुत पुरानी है।
माधवराव सिंधिया जी जब कांग्रेस के टॉप लीडर रहे और अंतिम समय तक रहे, अर्जुन सिंह जी से उनकी तथाकथित अदावत किसी से छिपी नहीं है और उन्हीं अर्जुन सिंह जी के राजनीतिक शिष्य दिग्विजय सिंह जी माने जाते हैं। और इसके पीछे जिस तरह अभी राघोगढ़, राजगढ़ और ग्वालियर के पास गुना में जो घटनाएं घटी हैं राजनीतिक बीजेपी कांग्रेस की, वो भी जिम्मेदार हैं। क्या आगे ये लड़ाई इतनी तेज होगी कि इस बार हम सबका ध्यान ग्वालियर, राघोगढ़, गुना इसी पर केंद्रित होगा? ऐसा नहीं होगा शरद जी, क्योंकि लड़ाई तो पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की दिखाई देने वाली है। लेकिन जाहिर है कि जहां दो बड़े नेता हो, राजा महाराजा जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, तो वो कुछ ज़्यादा आंखें वहां टिकेंगी ज़रूर। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। बिंद की लड़ाई अलग होगी, यदि हम बुंदेलखंड की लड़ाई की बात करते तो वो अलग होगी। दोनों ही दल की तरफ से उस तरह की तैयारियां की जा रही है। लेकिन ये बताने की प्रयास जरूर रहेगा, क्योंकि आप देखिए जयवर्धन सिंह को जो जिम्मेदारी सौंपी गई वो मालवा की दी गई है और दिग्विजय सिंह खुद चंबल ग्वालियर पर निगाह बनाए हुए हैं। तो वो तो साफ आ रहा है, क्योंकि मालवा भी कहीं ना कहीं सिंधिया राजघराने का स्टेट रहा है। उज्जैन की हम बात ग्वालियर का दायित्व तो संभवतः अजय सिंह जी के पास है और अजय सिंह जी दिग्विजय सिंह के बड़े नजदीक माने जाते हैं। उससे पहले लगातार वहां के प्रभारी जयवर्धन सिंह रहे। तो चंबल ग्वालियर को तो बहुत ही प्रतिष्ठा का विषय कम से कम दिग्विजय सिंह जी ने या कमलनाथ जी ने बनाया ही होगा। और ये निश्चित रूप से इस जगह दोनों ही तरह से मुझे लगता है कि ये बहुत आगे बढ़कर दिखाई देगी। लेकिन सर जी, ये उम्मीद नहीं की जाना चाहिए। दोनों ही नेता बहुत वरिष्ठ नेता हैं। जिस तरह की आज शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, मुझे नहीं लगता है कि आगे चलकर ऐसा होगा। पर यह जरूर है कि राजनीतिक स्तर पर दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा 2018 में बहुत अच्छी जीत कांग्रेस को मिली थी और अब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो निश्चित है, जैसा आलोक संजय जी कह रहे थे कि वो जोत का जो असर है वो बीजेपी में ज़्यादा दिखाई देगा। तो हमें लगता है वो भी एक कहीं ना कहीं डर भी है, चिंता भी है। लेकिन ये चिंता किस रूप में तब्दील होगी ये समझ से परे है। पर आने वाले दिनों में बहुत कुछ दिखाई देगा सर जी। दोनों ही नेताओं के व्यक्तित्व की तरफ मैं भी जब जाता हूं एक पत्रकार के तौर पर, तो मैं पाता हूं कि दोनों बहुत सोच समझ कर बोलने वाले नेता हैं, बहुत तरीके और सलीके से बोलने वाले नेता हैं। दिग्विजय सिंह जी भले ही सुर्खियों में बने रहें, लेकिन उनका एक एक वाक्य सुविचारित होता है। उसमें गुस्सा, नाराजगी, क्रोध का भाव, चाहे उनके साथ कुछ भी घटा हो। क्योंकि मैं उस घटनाक्रम का भी गवाह हूँ जब 2000 में नया छत्तीसगढ़ बन रहा था राज्य, और दिग्विजय सिंह जी का कुर्ता भी फटा था और चश्मा भी टूटा था। लेकिन उसके बाद भी जब वो मुस्कुराते हुए मीडिया के कैमरों के सामने आए, पत्रकारों के सामने, तो ये उनके अद्भुत संयम का प्रतीक है। सिंधिया जी से इसके पहले कितना पूछा गया हो विवादास्पद मुद्दों पर, उन्होंने एक ही चीज़ कही है सधे शब्दों में, सिंधिया परिवार की ये परंपरा नहीं है कि हम कोई टीका टिप्पणी करें, मैं इससे अधिक कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन अब दोनों नेता जिस भाव से बोल रहे हैं वो भीतर की पीड़ा, कड़वाहट दोनों की तरफ इशारा करता है। जी आलोक जी, आप क्या कहेंगे? पीड़ा कड़वाहट तो बहुत है दोनों के बीच, और घटा इसके पीछे जो इतिहास में है वही जिम्मेदार होगा। वैसे तो मैं एक बहुत साधारण छोटा सा कार्य करता हूँ और दिग्विजय सिंह के संदर्भ में टीका टिप्पणी करूँ तो मेरे को लगता है कि छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है बोलने वाले राजनेता बहुत कम बचे हैं आलोक जी, और लेकिन आप उस विलुप्त प्राय राजनीतिक बिरादरी के बड़े अहम हस्ताक्षर हैं जी। परमात्मा कृपा बनाए रखे जी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति में मैंने पढ़ा था तो मुझे अच्छा लगा और अनायास वो मुझे बात याद भी आ गई कि राजनीति में फ्रेंड बनाना कि मित्र बनाना। वाह। तो जो फ्रेंड बनाते हैं, जो कांग्रेस में ज़्यादा दिखाई देते हैं कि फ्रेंड बनाते हैं, तो जो फ्रेंड बनते हैं वो फ्रॉड हो जाते हैं। लेकिन मित्र जो है आत्मीयता के साथ काम करता है। तो हमारी विचारधारा ने हमको आत्मीयता से काम करना सिखाया है। दूसरा क्या कर रहा है उस पर हम क्यों टीका टिप्पणी करें, हम तो अपनी राह पर चलते चलें। और मध्य प्रदेश में या देश में जो आज राजनीतिक वातावरण हम जो देख रहे हैं उसमें अब मैं कह सकता हूँ कि चुनाव नहीं है, ये वैचारिक युद्ध है। तो इस वैचारिक युद्ध को विचार के माध्यम से लड़ने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है सकारात्मक विचार के साथ हम यदि आगे बढ़ेंगे तो जनता इसको सराहेगी भी और उसको मत में परिवर्तित भी करेगी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे राजनीतिक पूर्वजों ने हमको सिखाया है, जिस विचारधारा पर हम चल रहे हैं, तो वास्तव में टीका टिप्पणी से ना हटते हुए बल्कि हम अपने कामों को बढ़ाते हुए कि हम केंद्र में क्या कर रहे हैं, हमने प्रदेश में क्या कर रहे हैं, वो सामने वाला क्या कह रहा है उस पर हमें चिंता नहीं करनी है। तो वस्तुतः हमको काम करने की आवश्यकता है। लेकिन कांग्रेस में एक बात की तारीफ भी करूंगा कि दिग्विजय सिंह जी ने एक बार कहा था पिछले चुनाव में कि मेरा उपयोग मत करो नहीं तो चुनाव हार जाएंगे। तो ये दिग्विजय सिंह जी जानते भी हैं कि मेरा उपयोग और सदुपयोग कितना है।
तो इस बात को भी मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ हमेशा कि भाई देखिए अपनी बात किस तरीके से उन्होंने कह दी। लेकिन कांग्रेस के लोगों में, जहाँ कांग्रेस की जो विचारधारा है, वहाँ मैं का ज़्यादा है, हम का अभाव है। तो जहाँ मैं है तो बकरी करती मैं छुरी गर्दन चल जाए, और मैना कहती मैना सबके मन को भाए। तो हमारी विचारधारा में, उस विचारधारा में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन जो लोग हमसे जुड़े हैं उसको हम भाव से हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी राजेश जी, बड़ी दार्शनिक बातें भी आलोक जी से हम अक्सर सुनते ही हैं। वो लेखक भी बहुत अच्छे हैं। जो लोग उनके सोशल मीडिया पेज पर जाते होंगे उनको हर बार एक विचार, शब्दों के नृत्य करते हुए, एक विचार की सृष्टि करते हुए शब्द मिलते हैं। ये बात तो सही है कि कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी अगर वो मैं पर केंद्रित होगी तो पीछे हटती। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस मैं पर केंद्रित है, ये एक एलिगेशन हो सकता है, आरोप हो सकता है, लेकिन आपको हम बनना पड़ेगा। चाहे आप चुनाव जीतने की बात करें या सबको साथ लेकर चलने की बात करें, और इसमें बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ेगा। और कम से कम प्रभु महाकाल से आप जीत की अपेक्षा की, आशीर्वाद की कामना रख सकते हैं, लेकिन आप ये कामना करेंगे अगर, तो जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। जी जी राजेश। विषय की भूमिका संजय जी ने बहुत अच्छे तरीके से कहा, मैं भी उनसे सहमत हूँ, और बिल्कुल ठीक बात है। ये सारी चीजें जो उन्होंने कहा है होना चाहिए, लेकिन जब युद्ध स्थल पर खड़े हुए हैं, अभी आप भी कह रहे थे कि ये सिर्फ क्या मध्य भारत भर में होगा, कि समूचे प्रदेश में होगा, क्या परिस्थितियां बनेंगी, आपका भी भाव प्रकट हो रहा था। भोपाल में बैठ करके मुझे नहीं मालूम है कि पूरे राज्य का दिग्दर्शन आप कर रहे होंगे। मैं तो रीवा में बैठा हुआ हूँ। 24 तारीख को यहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। इस रीजन में 2013 और 2018 में एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से चुनाव जीत करके आई, सांसद हों, विधायक हों, सब हों। लेकिन आज के परिस्थिति में 6 महीना पहले प्रधानमंत्री को आने की जरूरत पड़ गई। 1 महीना के आसपास में 7 आबाद ठीक है। राजेन जी, तो मेरा एक इसी से जुड़ा पॉइंटेड सवाल है, क्या मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी या प्रियंका जी के आने की कोई आवश्यकता नहीं है? ऐसा कैसे आपने सोच लिया? अभी तो बहुत पार हुआ, अभी तो कर्नाटक है। कर्नाटक मैं जो आपसे कहना चाह रहा था जी कि इस रीजन में जहां ये सर्वाधिक मजबूत है, वहीं उनको 6 महीना पहले प्रधानमंत्री को उतारने की जरूरत पड़ गई। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि राज्य का तापमान कहां जा रहा। और इसलिए आने वाले समय में, आपने एक और बहस में कहा था, प्रियंका जी की बारे भी चर्चा आपने किया और राहुल जी की भी चर्चा किया, कमलनाथ जी हाई है राज्य में, ये सारे लोग आएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जहां ये जीते हुए, महापौर रीवा हार गए, सीधी हार गए, सिंगरौली हार गए, इसमें प्रधानमंत्री को उतारने की जो जरूरत पड़ रही है, और इस अंतर में जिस तरीके से ये अपने को कमजोर महसूस कर रहे हैं, ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जनता का संदेश है, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस दिशा पर आगे चीजें बढ़ेंगी। जी आलोक जी, संक्षेप में, बहुत कम वक्त है। आदरणीय राजेंद्र जी ने जो बात कही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में, तो मैं देख रहा हूँ कि उनके पेन शर्ट की जेब में एक पेन लगा हुआ है, बड़ा सुंदर सा पेन है। क्या वो उसका उपयोग नहीं करेंगे कि पेन दिखाने के लिए रखेंगे? अरे हमारे पास पेन है, तो हम उसका उपयोग करेंगे, हम लिखेंगे। नरेंद्र मोदी जी को हम जहाँ चाहेंगे, हम तो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे शक्ति केंद्र तक पहुँचे, और वो बोलते भी है कि हमारा शक्ति केंद्र का, हमारा बूथ का जो कार्यकर्ता है वो हमारा स्टार प्रचारक है। तो जो एक हमारा स्टार प्रचारक, जो देश का प्रधानमंत्री है, हमारा नेता है, वैश्विक नेता है, तो उसका उपयोग करेंगे तो हमारा सौभाग्य। आपके पास नहीं है तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी यदि नीचे बूथ तक भी जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता उनका इंतजार कर रही है। आपने बात माकूल कही है आलोक जी, क्योंकि 2 राज्यों के, तो उत्तर भारत की पट्टी के, मैंने प्रधानमंत्री के साथ संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री की तस्वीर अभिन्न रूप से देखी है। वो चाहे प्रचार सामग्री हो, चाहे विज्ञापन सामग्री हो, और चाहे
और भी तमाम चीजें हैं, और ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट में तो 50 बार गए हैं, जहां जी तक हाँ, कोई नेता जी नहीं हाँ। गया। वही कारण है कि नॉर्थ ईस्ट हम जीत योगी गए। आदित्यनाथ जी के साथ और शिवराज जी के साथ तो ये कॉम्बिनेशन भी बीजेपी ने बनाया है, जिसका जिक्र हम बार बार कहते हैं, जिसको वो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, कि हमारी ही सरकार है, हमारा ही नेता है राज्य में मुख्यमंत्री, और उसके साथ प्रधानमंत्री को जोड़कर हम एक डबल टीम बना रहे हैं और डबल स्ट्रेंथ की टीम बना रहे हैं। मनोज, बहुत कम वक्त है, कुछ सेकंड में आपकी टिप्पणी। बस शरद जी, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 2023 के चुनाव में जिस तरह से शुरुआत हुई है, चाहे राजा ने महाराजा के लिए कहा हो या महाराजा ने राजा के लिए, तो इस बात का जिक्र हम कई बार कर चुके कि ये चिंता बढ़ाएगा 2023 में, ये बिल्कुल याद रखिएगा। और कई बार हो सकता है कि जो कमर से नीचे जाने की बात कही जाती है, हो सकता है इस चुनाव में वो सब भी दिखाई सबसे दे। महत्वपूर्ण बात वही है, जैसे जापानीज मार्शल आर्ट कहता है कि अगर आपको गुस्सा आया तो आप हार गए। राजनीति में दिखावे का गुस्सा खूब करिए, मन में कुछ मत पालिए, और जिंदगी में भी कुछ मत पालिए। बहुत सुंदर। क्योंकि गुस्सा आया तो आप आउट ऑफ रेस हो गए। तो गुस्सा मत करिए, लड़िए, ताकत से लड़िए, मुस्कुरा के लड़िए, और मुस्कुरा कर लड़ने वाला कृष्ण की तरह हमेशा विजयी होता है। साहब, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी। हाँ बोलिए, बोल लीजिए राजेंद्र जी। दिग्विजय सिंह जी इसके लिए माहिर हैं जो आप कह रहे हैं, और मैंने संजय जी से ये अनुरोध किया है, वो जरूर आए प्रधानमंत्री जी, लेकिन इतने समय के पहले इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, ये कहना चाह रहा हूं। अब इस कुरुक्षेत्र में परेशानी जनता है परेशान जो किसको वरमाला विजय की पहनाती है, ये तय करेगी। और अभी शायद कृष्ण की तरह वो मुस्कुरा रही है, हमारी ये बहस सुनकर भी मुस्कुरा रही होगी। राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। आलोक जी, बहुत शुक्रिया। राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। मनोज जी, आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, मंतूराम रिटर्न। नमस्कार।